निवेश की भाषा में मैं ये कहूँगी कि मेहनत यंग एज में करना वो एक निवेश है जो आप अपने करियर में करते हैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट यू मेक इन योर करियर सो दैट यू रीप डिविडेंड्स लेटर। सॉफ्टवेयर वाले शायद मेरी बात समझ जाएँगे जो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के लोग हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स का फीचर है। ये नहीं है कि मार्केट में कुछ गलत हो गया है। बैंकिंग में हम एक फाइनेंशियल सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जनरली आपको बहुत फोकस होना चाहिए। अच्छी सॉलिड मैनेजमेंट, अच्छी सॉलिड हिस्ट्री, अच्छी सॉलिड गवर्नेंस क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में जब कुछ गलत होता है, तो बहुत गलत होता है। क्या होता है कंज्यूमर के पास आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, 6 महीने वो नेगेटिव हो जाता है, आप चिंतित हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पैनिक हो जाता है, एंड देन यू फील लाइक एग्जिटिंग द फंड। दैट इज़ द वर्स्ट टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट फंड। और दूसरा अगर आप देखें आज के दौर में चाइनीज़ मार्केट की वैल्यूएशंस एक्चुअली are at almost 2008 levels, which is why we actually think of this as an opportunity, at least for new investors looking at China. Yes. HDFC Bank is covered by more analysts today than JP Morgan. Okay, so it is very well covered. Mid caps में अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो आउट परफॉर्मेंस है उसकी गुंजाइश काफी ज्यादा है और ये हम डेटा में भी देखते हैं। उसमें आप 1 से 2 स्कीम होल्ड कर सकते हैं हर कैटेगरी में, तो 10 स्कीम हो गई, 8 से 10 आपकी स्कीम हो गई। ये मेरे हिसाब से आपका कोर पोर्टफोलियो है। आपकी जिंदगी का दाल चावल है, आपकी जिंदगी का घर का खाना है और 80+ % ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी हियर। मेरे से लोग पूछते हैं कि आपकी सीईओ की लाइफ है, टीवी पे आती हैं तो यू लुक सो पुट टुगेदर एंड आई सेड आपको वो दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि शो के आधे घंटे पहले क्या होता है या शो के आधे घंटे बाद क्या स्ट्रेस होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज का एपिसोड खास है, हमारे मेहमान तो हमेशा खास होते ही हैं। आज का एपिसोड स्पेशल है, सुपर स्पेशल है। क्यों सुपर स्पेशल है? ये हमारा 10th एपिसोड है। यस, 10वां एपिसोड आ गया और पता भी नहीं चला। कुछ महीनों पहले हमने मार्केट की बात को शुरू किया था इस मकसद के साथ कि हम लोग आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना पाए। आप लोगों के पास देश और दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स का एक्सेस डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन आप लोग मार्केट की बात के थ्रू इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं देश के दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स को, उनके ज्ञान को, उनकी नॉलेज को, और आप भी बन सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। एंड आज वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी सिर्फ 10वां एपिसोड है। बहुत सारे एपिसोड्स करने हैं, बहुत सारे लोगों से आप लोगों को मिलवाना है और आपको अल्टीमेटली बनाना है एक जबरदस्त इन्वेस्टर। और यहां पे हम एक और बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं और वो ये कि अब आप लोग वॉक करते समय, एक्सरसाइज करते समय या अपने और किसी काम को करते समय जिसमें आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं, तो आप लोग मार्केट की बात को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? स्पॉटिफाई के ऊपर भी हम लोग जो है मार्केट की बात का पॉडकास्ट पूरा का पूरा लेके आ चुके हैं। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, मैं खुद स्पॉटिफाई पे मार्केट की बात ग्रो के साथ के एपिसोड्स को सुनता हूं और बहुत 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 ज्यादा नॉलेज मिलती है। ऑल्दो मैं सारे एपिसोड मैं नहीं करे, बट मैं फिर भी उनको एनालाइज करता हूं और उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं ये प्यार, ये सपोर्ट आप लोग बना के रखेंगे इस शो के साथ। अब बिना किसी देरी के आज के स्पेशल गेस्ट से आप लोगों को मिलवाते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ से, और ये अपने आप में एक एग्जांपल है कि कैसे आप लोग कितनी भी डिफिकल्टीज लाइफ में क्यों ना आ जाएं, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ की, जिनका नाम है राधिका गुप्ता जी। राधिका गुप्ता इंडिया के मेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में इकलौती फीमेल हेड हैं और इन्होंने कंट्री का पहला डोमेस्टिक हेज फंड भी सेटअप किया था। राधिका गुप्ता ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जेरोम फिशर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी परस्यू किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस से बीएससी इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और वॉर्टन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी भी किया है विद कॉन्सेंट्रेशंस इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। 2005 में उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट अपना करियर शुरू किया। 2009 में राधिका मैम ने फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट की शुरुआत की, जो 2014 में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक्वायर किया था। 2014 में इन्होंने एडलवाइस ज्वाइन किया एज द बिजनेस हेड ऑफ द मल्टी स्ट्रेटेजी फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और 2017 में वो एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की एमडी और सीईओ बन गई। राधिका मैम एएमएफआई की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। राधिका मैम ने अप्रैल 2022 में ही अपनी बुक लिमिटलेस द पावर ऑफ अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल भी पब्लिश की है, जिसमें वो लाइफ और करियर में सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये भी बताती हैं कि आपको रिजेक्शंस और फियर को कैसे हैंडल करना चाहिए। आज का ये स्पेशल एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद राधिका गुप्ता जी। राधिका मैम, वेलकम टू दी शो मार्केट की बात ग्रो के साथ। कैसे हैं आप?
बहुत अच्छी हूँ, कैसे हैं आप नीरज? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला है हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, और हम उस समय को पूरा यूटिलाइज करने वाले हैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के। आई होप यू आर रेडी। बिल्कुल, फायर अवे। राइट, सबसे पहले तो मैम मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा फॉर बिकमिंग अ मदर, एंड हमने सुना है कि आपने 1.5 महीने बाद ही जो है अपना ऑफिस वापस से ज्वाइन कर लिया है। एंड ये चीज कैसे आपने मैनेज करी और कैसे आपका क्या थॉट प्रोसेस थे कि कैसे आप इवन यू नो गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग टास्क, एंड इट इज समथिंग जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। उसके बाद एकदम से 1.5 महीने बाद आपने ऑफिस ज्वाइन किया, तो ये कैसे आपने मैनेज किया और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? तो पहले तो मैं ये कहूँगी आजकल ये वर्क लाइफ बैलेंस जो शब्द है, फ्रेज़ है, ये बहुत चर्चा में है। एंड ऑफ कोर्स हैविंग अ चाइल्ड एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आज भी मैं जब सुबह अपने बेटे को देखती हूँ, तो बहुत बड़ी-सी मुस्कुराहट देता है एंड बिलीव मी उसको छोड़ के ऑफ़िस आना बहुत हार्ट रेंचिंग होता है, लेकिन ज़रूरी भी है। आई वुड से 2-3 बातें कहूँगी। एक तो हर माँ अलग-अलग चॉइसेस बनाती है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। कुछ लोग 6 महीने बाद काम पे आते हैं, कुछ लोग 6 हफ्ते बाद काम पे आते हैं। किसी में गलत सही नहीं है क्योंकि हर इंडिविजुअल का केस अलग है, हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जो मेरी मम्मी ने मेरे से एक बात कही थी कि कोई माँ बुरी माँ नहीं हो सकती। तो आई थिंक किसी को जज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है मुझे बहुत सपोर्ट है, ये ऑफ़िस वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। हस्बैंड, मदर इन लॉ, मदर कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड, तो विलेज तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग हेल्प कर हम्म, रहे हैं और थोड़ा-सा वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। तो इस अजब सी भेलपुरी के चक्कर में हम्म, मैनेज हो रहा है। राइट। वर्क लाइफ बैलेंस की बात चली है तो बहुत ही रीसेंट एक इशू है 18 आवर्स वर्क डे। तो इस पे बहुत ज्यादा जो है आजकल आपको भी चर्चा देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आप भी लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहते हैं। तो इस पे क्या थॉट है आपका 18 आवर्स वर्क डे? देखो मैंने एंड एनीथिंग आई से मैं ट्रोल होंगी बट मैं एक ही बात कहूँगी कि चॉइस है। आप यंग एज में, और ये यंग एज की बात हो रही थी, 18 घंटे भी काम कर सकते हैं या 18 घंटे नहीं काम कर सकते, बहुत मेहनत कर सकते हैं। चाहे वो 12 घंटे हो या 13 घंटे हो। 18 घंटे इज़ एक्चुअली it's just a way to exemplify working hard. It's not 18 hours. You don't really work 18 hours a day. That's very tough to do. So you can choose to work very hard and be very intense, or you can choose to have a more moderate, what I call, pace of work. And there will be consequences. People who work harder, जब आप यंग होते हो तो हार्ड वर्क एक बहुत बड़ा एसेट होता है क्योंकि आप सारे एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस किसी का होता नहीं है, तो ऑन एवरेज जो मेहनत ज्यादा करता है वो थोड़ा आगे जाता है, वो थोड़ा फास्ट पेस पे ग्रो होता है। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप प्लीज मत कीजिए और उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं दोबारा कहूंगी, कोई जजमेंट नहीं है किसी चीज की, आप अपनी चॉइस लीजिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेरी पर्सनल बिलीफ ये है, एटलीस्ट, एंड माय एग्जांपल इज नॉट वन दैट एवरीवन शुड कॉपी, कि यंग एज में आपकी लायबिलिटीज कम होती हैं, एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर काम में आप थोड़ा मेहनत करके वो टाइम डाल दें, तो आपको बहुत फायदा होता है। निवेश की भाषा में मैं ये कहूंगी कि मेहनत यंग एज में करना वो एक निवेश है जो आप अपने करियर में करते हैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट यू मेक इन योर करियर सो दैट यू रीप डिविडेंड्स लेटर। एंड दैट कंपाउंड्स ओवर टाइम, राइट? It compounds over time and you do get the dividends when you are later in your career. You build enough brand equity that you're having a child or you need to take time off, etc., etc. You can do that when you build brand equity and you've invested in it. राइट मैम, आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही कंक्लूजन दिया कि इट्स अ चॉइस एंड इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। और मुझे भी ऐसा लगता है मैम, जैसे जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया था, तो शायद हम कभी घड़ी देखते ही नहीं थे कि बस काम हो रहा है और होता जा रहा है और उसको बस एंजॉय करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तो उसको काम में मजा आना चाहिए, तो काम में यस, मजा आ रहा है तो फिर घंटे क्या गिनना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम जब हम अब आज की जनरेशन की बात कर ही रहे हैं, तो मैं पहले तो आपसे एक वर्ड के बारे में, एक फ्रेज के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, फायर। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली रिटायरमेंट या रिटायर अर्ली, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक आदमी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या समझना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए इसका? So I think फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत पर्सनल चीज है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से ये मतलब है कि पैसा आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा। पैसा यू आर अर्निंग टू एनेबल योर ड्रीम्स। आप खुद को आपके जो भी सपने हैं, बिजनेस शुरू करने के, ऐसे जीने के, ट्रैवल करने के, वो पैसा एनेबल करता है, आपके पास वो है। और आप काम इसलिए कर रहे हैं कि आपको
खुशी मिल रही है, आपको पैसे का डे टू डे स्ट्रेस नहीं है। ये नहीं है कि आप किसी जॉब में बैठे हैं जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन पैसे कमाने हैं तो मैं वो कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है। जहाँ तक रिटायर अर्ली की बात है, आई थिंक नन ऑफ अस रियली वांट्स टू रिटायर। You know, I mean, very few people envision sitting back at 30 and saying कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर पे बैठना है। कुछ तो आप करना चाहते हैं, हर आदमी के कुछ सपने होते हैं, काम आदमी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता। तो शायद रिटायर अर्ली का मतलब ये है कि आप घर नहीं बैठना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले। राइट। तो मैम वही मैं देखता हूँ, जैसे आई एम 86 बॉर्न, तो मैं सोचता हूँ कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि 30 साल की उम्र में हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट टू रिटायर। बट आजकल की जो मैं बोलूंगा जनरेशन है वो ऐसा सोच रही है ना। आपने बिल्कुल सही बोला कि रिटायर अर्ली इज नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यू आर डूइंग समथिंग विच यू एंजॉय, राइट? Yeah. And I think today's generation is different from yours and mine. मैं भी 83 में पैदा हुई हूँ. As I said, we grew up in an India of abundance. We grew up in an India that was still scarce. And our parents' generation, they had no choice but to work. So see how much progress, you know, we talk about progress in markets and economy, but in some sense this is progress. My father's generation had no choice but to work, और काम में कुछ मीनिंग की बात नहीं होती थी, बस काम पे आना है, पैसे कमाने हैं, घर को चलाना है, वो होता था। आजकल की जनरेशन फायर की जनरेशन है, फायर के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली कि पुराने टाइम पे लोग बाग काम में मीनिंग नहीं ढूंढते थे, बल्कि काम को एज अ मीन्स ढूंढते थे टू अचीव द एंड्स, जो हमारे घर पे हमें एंड्स अचीव करने होते थे। और आजकल हम लोग हर चीज में जो एक मीनिंग ढूंढते हैं, वेदर वी आर एंजॉयिंग इट और नॉट। ग्रेट। अब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, तो कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या, अगर मैं एक व्यक्ति से बात करना चाहूँ जो भी 24-25 साल का है, जो अपना करियर शुरू कर रहा है अभी ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या सीए के बाद, या और कोई उसने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? So I think the first step is saving. Okay, and saving is hard when you are young because especially today there's so many things to spend it on and things are getting expensive. So I think the first step is really saying कि मैं इतना कमाता हूँ या कमाती हूँ, और अपनी पोस्ट टैक्स सैलरी का मैं कितना सेव कर सकता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल देयर इज अ सिंपल वे टू डू दिस। टैक्स है ऐसी चीज है, टैक्स किसी को देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है। ऐसे there's a certain amount that you have to call savings tax, whatever you call it, whether it's 5% of your post tax income, 10% of your post tax income, you have to save a certain amount every month, and you have to think of it like tax. I think once you start saving systematically, then we can have a conversation कि आप investment कैसे शुरू करो. But the first step is really saving and putting it away so that you can start building up a corpus. Right. Is there a rule of thumb that मुझे कितना सेव करना चाहिए मेरी पोस्ट टैक्स इनकम का, या मतलब ये सबके लिए अलग अलग होगा, या कैसे हम इसको एक बेसिक आइडिया कैसे ले सकते हैं कितना सेव करूं मैं? Oh, this is very hard to, because हर आदमी के circumstances बहुत अलग होते हैं. I know there are some young people जो double income couples होते हैं. For instance, you may be married at 24, 25. You may be a two income couple. It's easier. There are some young people who come from perhaps backgrounds where they have to support the family. पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है, तो बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि कोशिश करिए कम से कम अपनी 10 से 20% पोस्ट टैक्स इनकम सेव करने की कोशिश करिए। व्हेन यू आर यंगर, द गुड थिंग अबाउट बीइंग यंग इज कि लायबिलिटीज नहीं होती, बच्चे नहीं होते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई ऑलवेज से कि 10 से 20% की शुरुआत तो करिए, बढ़ा सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। राइट, मिनिमम 10 से 20% होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम। राइट मैम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे चलते हुए जाएंगे। सो ठीक है, हमने सेविंग की हैबिट जो है वो डाल ली। अब सवाल उठता है कि भाई अब उस पैसे को सेव करके ऑब्वियसली हम सेविंग्स अकाउंट में या एफडीज में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे हम सबको एक बेसिक आइडिया है कि इन्फ्लेशन हमारे वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो दिनों दिन डेप्रिशिएट करता जाता है। तो अब वो चूज करना चाहता है, वो मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, तो व्हाट इज द स्टेप कि वो मार्केट में इक्विटीज में मैं बात कर रहा हूँ, वो इन्वेस्ट करना चाहता है उस पैसे को, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इक्विटीज। तो स्टेप 1 क्या होगा कि वो इक्विटीज में कैसे इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करे? आई थिंक स्टेप 1 ये होगा, ऑफ कोर्स मैं अज्यूम करूंगी कि जो इक्विटी में निवेश कर रहा है, पहले इक्विटी के बारे में थोड़ा पढ़ लो, और इक्विटीज के थोड़े बेसिक जान लो। बेसिक्स बहुत सिंपल हैं। आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा मार्केट के बारे में सीखो। आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो, ये जान के निवेश करो कि वो वॉलेटाइल रहेगा, ये सब बातें आपको सीखना जरूरी है। मेरे हिसाब से पहला निवेश जो आप इक्विटी में करो, और आइडियली म्यूचुअल फंड के जरिए होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं हो, पहला निवेश कर रहे हो। डायरेक्टली स्टॉक्स को पिक करने का शायद आपके पास टाइम नहीं है, बहुत करियर में टाइम डाल रहे हो, चाहे आप 18 घंटे काम भी नहीं कर रहे, करियर में टाइम डाल रहे हो। तो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड जो व्हीकल है, जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं,
उससे आप निवेश शुरू कर सकते हो। और बहुत सारे आजकल म्यूचुअल फंड में भी लोग सोचते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक एक सिंपल इक्विटी प्रोडक्ट मैं 2 अल्टरनेटिव्स दूँगी। या तो आप कोई बहुत सिंपल इंडेक्स फंड से शुरू करो, जैसे मैं अपने बेटे का एसआईपी शुरू कर रही हूँ। तो एक हुँ, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड है जो टॉप 250 कंपनीज ऑफ इंडिया में निवेश करता है। मार्केट को बीट करने का कोई ख्वाब नहीं है, बस सिंपल एक इंडेक्स फंड है। या हुँ, आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में शुरू कर दो। इससे आपको ब्रॉड मार्केट का एक्सपोज़र मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केट अच्छा करेगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा और वक़्त के साथ काफ़ी कंपाउंड करेगा। राइट, राइट। मैम एक व्यक्ति मान लेते हैं कि हमारे ऑफ़िस में काम करने वाला एक व्यक्ति जिसकी सैलरी भी बहुत कम है, 15 से 20,000 रुपए की उसकी सैलरी है, वो बिल्कुल उसे कोई ज्ञान नहीं है इक्विटीज़ का, ठीक है, उसने सेविंग भी करनी शुरू कर रखी है थोड़ी बहुत और उसने हमारे इस चैनल के माध्यम से, आपके ट्वीट्स के माध्यम से, आपके और बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत उसने थॉट प्रोसेस बनाया कि ओके, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो 15 से 20,000 रुपए महीने की सैलरी पे काम कर रहा है या 25,000 महीने की सैलरी पे काम कर रहा है, वो भी अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है, वो भी अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है अपने हिसाब से? बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक आजकल फंड्स की ये ब्यूटी है कि आप 500 और ₹1000 से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं निवेश की। तो मैं कहूँगी, और मेरे घर में तो आई थिंक आप तो ऑफ़िसेज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, मैं आपको अपने ड्राइवर का और हाउस हेल्प का किस्सा देती हूँ। ऑब्वियसली बहुत हाई इनकम अर्निंग वो नहीं है, लेकिन उन दोनों ने मेरे से आके पूछा कि हम भई आर्थिक आज़ादी की तरफ कुछ करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो उन्होंने एसआईपी शुरू की है। ₹1000 महीने की एसआईपी सैलरी से कटती है और एक इक्विटी फंड में जाती है। तो ये कोई भी कर सकता है, ये एक एटीट्यूड है। आप शुरुआत ₹500 से कर लीजिए, कुछ फंड्स तो आई थिंक आजकल आपको ₹100 की भी करते हैं, लेकिन 500 से ₹1000 कोई भी निकाल सकता है। और फिर आप क्या करिए, उसे बढ़ाते जाइए। आज 500 1000 से शुरू किया है, अगले साल सैलरी बढ़ेगी, उसे हम टॉप अप एसआईपी कहते हैं, तो 10% बढ़ा दीजिए, जैसे आपकी तरक्की हो, आपके निवेश की भी हो। वाओ! मतलब एक सिंपल फ़ॉर्मूला है कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, आप उसी प्रोपोर्शन में अपनी सेविंग्स बढ़ाते जाएँ और सिंपल टूल्स के थ्रू जाइए, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू जाइए, राइट। मैम एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। हमने ऐसा देखा है मतलब मैंने ऐसा पाया है क्योंकि मैं भी बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। तो कहीं न कहीं जो फीमेल है, उनका इंटरेस्ट अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा-सा कम है, थोड़ा-सा कम इंक्लाइंड है या उनको हम कम मौके देते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को और कैसे हम उनको और मोटिवेट कर सकते हैं कि आप सोचिए, फाइनेंस के बारे में सोचिए, इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, क्या थॉट्स हैं मैम आपके इसमें? एक्चुअली ये सवाल सालों से, सदियों से आता जा रहा है और बड़ा आयरॉनिक सवाल है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप हमारी नानियों को, दादियों को, माँओं को देखें, तो उनमें सेविंग की बहुत कैपेसिटी है। नेचुरली इंडियन वुमेन घर को लिमिटेड मीन्स से चलाती थीं, हुँ, पैसे सेव भी करती थीं। हमारे यूपी में उसे गुप्तधन कहते थे, जो सेव करती थीं। तो हुँ, सेविंग की सारी कैपेसिटी है। जो फाइनेंस और निवेश में बहुत ज़रूरी बात है, गोल ओरिएंटेशन की, प्लानिंग की, ये सारी एबिलिटीज़ विमेन में है। शायद एक कॉन्फिडेंस की कमी है और शायद एक ये अवेयरनेस की कमी नहीं है कि फाइनेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं अक्सर लड़कियों से बात करती हूँ तो वो कहती हैं कोई और कर देगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई थिंक आज के दौर में एक तो एक्सेस सबको हो गया है, मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, ग्रो, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ आप जाके बहुत आसानी से निवेश कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए हैं, ऐसी बातचीत हो रही है, जहाँ आपको निवेश कैसे करना है सिंपल तरीके से, उसकी भी अवेयरनेस है। तो आई थिंक अब वो डर नहीं है, आपको जाके थोड़ी-सी एजुकेशन लेनी है और फिर व्हीकल्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ से आपको निवेश करना है। लेकिन कैपेबिलिटी आई थिंक सारी है। एंड आई शुड आल्सो से यंगर जनरेशन, जिस हमने यंग लोगों की बात की, यंगर जनरेशन ऑफ वुमेन में बदलाव भी आ रहा है। They want हुँ। financial independence for themselves. They don't want to rely on a male partner to do that. They are asking questions. तो सेशंस में भी बहुत women आती हैं। तो बदलाव धीरे-धीरे आ रहा है। As more women are entering the workforce and staying in the workforce, more women want to be financially independent. वाओ! बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आपने इसमें और एक्चुअली में मैंने देखा है कि घर में सबसे ज़्यादा सेविंग तो मम्मी करती हैं और गोल हाँ, बेस्ड भी बहुत अच्छे से वो रहती हैं, जिसे बोलते हैं ना कि फ्रूगल लाइफ़स्टाइल जीना है हमने। तो आई थिंक मम्मी हमेशा से ही जो है वो फ्रूगल लाइफ़स्टाइल की तरफ ही हम लोगों को मोटिवेट किया और खुद भी फ्रूगल लाइफ़स्टाइल ही जिया है। क्या बात है मैम! अब आते हैं थोड़ा-सा मार्केट के जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। इन्फ्लेशन का बहुत डर था मार्केट्स में आज से कुछ समय पहले, लेकिन अब हमें इन्फ्लेशन से डर लगना बंद हो गया या फिर इन्फ्लेशन होनी बंद हो गई है और मार्केट्स ने भी अपना रुख जो है ठीक है, कुछ ऊपर-नीचे चल रहे हैं लेकिन प्राइमरीली अगर मैं देखूँ तो वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो क्या अब डर खत्म हो चुका है? अब मार्केट्स ऊपर की तरफ जाने वाली हैं लॉन्ग रन में? कैसा लगता है आपको? सो आई थिंक बहुत नए निवेशक आए हैं। मैं ये कहूँगी कि
इन द लॉन्ग टर्म मार्केट्स वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जो डाउन साइड आई थिंक पिछला जो इस साल का कैलेंडर ईयर है, पहले 6 महीने बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। लोगों को लग रहा है ये डाउन साइड एक कोई नई चीज है, ये मार्केट का सॉफ्टवेयर वाले शायद मेरी बात समझ जाएंगे जो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के लोग हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स का फीचर है, ये नहीं है कि मार्केट में कुछ गलत हो गया है। तो राइट। मार्केट का ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में दे डू क्रिएट वेल्थ, बट शॉर्ट हम्म, टर्म आपको ये वॉलेटिलिटी आएगी। जहां तक अब की बात है, हम्म, हमारी बिलीफ थी कि ये जो कैलेंडर ईयर है ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, खासकर कि फर्स्ट हाफ। अब मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन की जो वरीज है एटलीस्ट इन एन इंडियन हम्म, कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी थम गई हैं। हम्म, दूसरा, इंटरेस्ट रेट राइज की जो बात चल रही थी दुनिया में, वो हो गए हैं ज्यादातर। इंडिया में तो हमें लगता है काफी तरह हो, तो एक स्टेबिलिटी सी सेटल होगी। और फाइनली मार्केट क्या है, बहुत सिंपल भाषा में मार्केट एक कलेक्शन ऑफ कंपनीज है। कंपनीज अर्निंग्स डिलीवर करती हैं। हमने देखा है लॉन्ग टर्म में मार्केट तब अच्छा करता है जब कंपनीज अच्छे अर्निंग्स देती हैं। और हम्म, हमें लगता है बहुत सालों के बाद इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ फाइनली अच्छी लग रही है, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म बुलिश रहने की बहुत कारण है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मैं बार बार कहती हूँ मार्केट का एक फीचर रहेगी। बिल्कुल समझ गया आपकी बात कि इट इज नॉट अ बग, इट इज अ फीचर। वोलेटिलिटी इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर, राइट। बिल्कुल। देन एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है। हमेशा हमने जो भी हमारी टीम ने रिसर्च किया, हमने पाया कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग थीम पे आप हमेशा बुलिश रहते हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग पे आप बुलिश हैं? I think this decade will be a decade of manufacturing in India. एक जो हमारी कैपेक्स की साइकिल है वहाँ एक पिकअप आएगा। और गवर्नमेंट ने, दिस इज अ वेरी प्रो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट, प्रो स्पेंडिंग प्रो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट। दूसरा, आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द थिंग्स दैट इज बिन वेरी सक्सेसफुल, यू सीन इट इन मोबाइल फोन्स और क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, is the PLI, the whole PLI scheme. I think it will affect about 11 sectors very, very positively. और लॉन्ग टर्म आई थिंक इसका इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। तो हम ये जो थीम है मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग इन इंडिया वाया पीएलआई, इस पे हम बहुत बुलिश हैं, और इसकी बुलिशनेस हम रिफ्लेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज में, पीएलआई की बेनिफिशरीज में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये रीजन है। जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर की बात है, तो फाइनेंशियल सेक्टर हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ लैगार्ड फॉर सम टाइम, बट इट इज, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जब एक इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर जनरली अच्छा करता है। फाइनेंशियल सेक्टर के प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपैंड करते हैं। तो जैसे एंटिटीज होंगी, कुछ बैंक होंगी या लेंडिंग होगी, हायर इंटरेस्ट रेट और राइजिंग सॉर्ट ऑफ इम्प्रूविंग कैपेक्स के टाइम पे ये अच्छा करते हैं, इसलिए हम थोड़े से बुलिश है। दूसरा, आई थिंक एक इंडिया में ट्रेंड है, ब्रॉडर मेगा ट्रेंड है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का। जैसे हम एक प्रॉस्परस इकोनॉमी बनते जाते हैं और लोग और यंग लोग मार्केट में आते हैं, निवेश करते हैं, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बूस्ट है। एफडी छोड़ के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो जो सेविंग्स हैं वो फाइनेंशियलाइज हो जाती हैं। इससे फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत फायदा होता है। राइट। एक चीज़ हमने देखी, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम ग्रोथ भी देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक की बात करूं, तो बैंक का डेटा ये बोलता है कि बैंक क्रेडिट इज ग्रोइंग एट 14.2% इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022। अब ठीक है, हमें दिख रहा है बैंक ग्रो कर रहे हैं, बट हम खुद ऑडियंस को अपने बोलते हैं कि आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसमें थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा जानें। और मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि बैंकिंग कंपनीज का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक अगर लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, अगर आप आईटीसी पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक पे रिसर्च करें तो डिफरेंट तरीके से होगा। एंड हमें ऐसा लगता है कि अभी लोगों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बैंक के शेयर्स को जो है अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे, क्या चीजें देखनी चाहिए एक बैंकिंग कंपनी को एनालाइज करते समय? सो आई फर्स्टली आई विल टेल यू कि हम हमारे कंपनी में बहुत एनालिस्ट होते हैं, हर क्षेत्र के एनालिस्ट होते हैं, आईटी कंज्यूमर। फाइनेंशियल्स इज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर्स। जब हम स्टूडेंट्स भी थे फाइनेंस के, क्योंकि फाइनेंस कंपनी एक्चुअली उल्टी होती है, उसकी पूरी बैलेंस शीट को देखने का नजरिया ही उल्टा होता है फ्रॉम ट्रेडिशनल कंपनीज। तो फाइनेंशियल्स आर अ वेरी वेरी ट्रिकी सेक्टर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, आई थिंक हम बैंकिंग कंपनीज जब देखते हैं, तो वन, हम क्वालिटी ऑफ ग्रोथ देखते हैं, क्रेडिट ग्रोथ कैसी हो रही है इन कंपनीज में, फी इनकम की ग्रोथ कैसी हो रही है ये देखते हैं। दूसरा, हम देखते हैं बैंकिंग का काम है लेंडिंग, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है बैंक्स पे, जो वो लोन्स दे रहे हैं। मैं बहुत सरल भाषा में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, जो वो लोन्स दे रहे हैं, जो वो लेंडिंग कर रहे हैं,
उसकी रिकवरी कैसी है। तो जो शब्द है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कैसे हैं टिपिकली। तो हम एक तो रेवेन्यू देखते हैं, मार्जिन्स कैसे हैं, दूसरा ग्रोथ देखते हैं, इनकम देखते हैं, और दूसरी साइड पे हम रिस्क देखते हैं कि बैंकिंग में रिस्क क्या है। ये ब्रॉड बातें देखते हैं। बैंकिंग में हम एक फाइनेंशियल सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जनरली आपको बहुत फोकस होना चाहिए। अच्छी सॉलिड मैनेजमेंट, अच्छी सॉलिड हिस्ट्री, अच्छी सॉलिड गवर्नेंस, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में जब कुछ गलत होता है तो बहुत गलत होता है। तो यहाँ आप गवर्नेंस पे बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहेंगे। राइट, मतलब जब भी कुछ बात होती थी फिर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस लेवल की जो है वो बात होती है। तो आप ग्रेट। स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेंस से देखते हैं हम फाइनेंशियल सेक्टर को। राइट, मतलब ग्रोथ हो रही हो बट नॉट एट दी, एक रिस्क का लेवल जो है वो बहुत अपना एक मॉडरेट लेवल पे चल रहा हो या मिनिमाइज लेवल पे चल रहा हो, कहीं किसी दिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो जाए। ग्रेट मैम, हमने बहुत सारे लोगों के साथ मार्केट की बात का एपिसोड किया है, तो हर किसी का एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है। कोई बोलते हैं कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, कोई बोलते हैं हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हैं, कई बार हमें थॉट मिला के मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आप अपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या उसका कोई नया नाम है या आप कोई ओल्ड स्कूल फॉलो करते हैं? नहीं, हमारा एक्चुअली एक सिंगुलर स्टाइल नहीं है। आई टेल यू, हम जैसे इलवाइज म्यूचुअल फंड में अभी हम 90,000 करोड़ के एसेट मैनेज करते हैं। हमारे अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। जैसे हमारा एक लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो है, टीम है जो मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, ऐसे फंड्स चलाते हैं। तो उनका स्टाइल ग्रोथ है, वो ग्रोथ देखते हैं लेकिन फेयर वैल्यूएशंस पे देखते हैं। उस इन्वेस्टमेंट फिलोसफी का नाम ही फेयर है। हम अच्छी कंपनीज को देखते हैं जहाँ वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं और जहाँ गवर्नेंस वगैरह हाई है। तो ये सारे हम मेट्रिक्स देखते हैं। हम कंपनी की वैल्यू देखते हैं और ग्रोथ देखते हैं, ये देखते हैं हम। दूसरा, हमारे एक सेट ऑफ फंड मैनेजर्स हैं जो हमारे बहुत पॉपुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और ऐसे वो मैनेज करते हैं। वो थोड़ा क्वांटिटेटिव स्टाइल से मैनेज करते हैं। उसमें एक फंड है जो मोमेंटम को यूज करता है, हमारा बहुत पॉपुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो हम एक सिंगुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का वो नहीं करते हैं। हमारी अलग अलग टीम्स हैं, उनकी अलग अलग फिलोसफी है, और ये हम कंज्यूमर्स के लिए अपनी वेबसाइट पे बताते हैं कि आप हमारे फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप क्या देखने वाले हैं। एक कॉमनैलिटी ऑफ कोर्स ये है कि हम उन कंपनीज में निवेश करना चाहेंगे जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, जहाँ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के सामने फ्रेंडली है, जहाँ ग्रोथ है, इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, ये तो जाता ही है। लेकिन विद इन दिस हमारी अलग अलग टीम्स हैं, और ये बहुत आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक निवेशक के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ फंड व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द फंड, बिकॉज दैट विल टेल यू वो अच्छा कब करेगा, बुरा कब राइट, राइट। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द फंड, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, हम अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है उसी हिसाब से रखते हैं। बिल्कुल। राइट मैम, एक ट्वीट में आपने ऐसे कहा था कि इवन दो वी आर फर्म बिलीवर्स इन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म अपडेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो काफी कॉन्ट्रेरी सा लगता है जब हम लोग इस पे बातचीत करते हैं कि शॉर्ट टर्म अपडेट्स पे प्राइस मूवमेंट क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, या शॉर्ट टर्म अपडेट्स किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया था कि इंपॉर्टेंट होती हैं? ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था क्योंकि हम एज एन एएमसी काफी कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। लोग फंड्स में निवेश करते हैं, और जब निवेश करते हैं इट इज इनएविटेबल कि एट सम पॉइंट द फंड विल नॉट डू वेल इन द शॉर्ट टर्म। इन द लॉन्ग टर्म होपफुली इट डज वेल, बट देयर विल बी अ बैड 3 मंथ पीरियड, 6 मंथ पीरियड। तो हम उस टाइम पे अपने कस्टमर्स को काफी अपडेट भेजते हैं। जैसे चाइना फंड हमारा है, उसने 6 महीने अच्छा नहीं किया, तो हमने बहुत एक डिटेल्ड नोट भेजा। तो शॉर्ट टर्म अपडेट्स आर इम्पोर्टेंट इन द सेंस, बिकॉज क्या होता है कंज्यूमर के पास, आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, 6 महीने वो नेगेटिव हो जाता है, आप चिंतित हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पैनिक हो जाता है, and then you feel like exiting the fund. That is the worst time to get out of that fund. So it is very important कि हम जो है as a fund house, we keep telling you कि अगर परफॉर्मेंस खराब है तो क्यों खराब है, और कैसे और कब परहैप्स टर्न अराउंड होगी वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन क्यों हम इस आइडिया में बिलीव करते हैं। तो कम्युनिकेशन शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्टिविटी शॉर्ट टर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक हर 3 महीना अपडेट भेज रहे हैं, आप कुछ करो। कम्युनिकेशन का मतलब, अपडेट का मतलब एक्टिविटी नहीं है। राइट, मतलब शॉर्ट टर्म में आपने कुछ बेचना खरीदना नहीं है, बस आपको अपडेटेड रहना है कि क्या हो रहा है और उसके रीजंस क्या हैं। बिल्कुल। राइट। अब चाइना फंड की बात चली है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि चाइनीज स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर रही है, अभी हम सब देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और आपका एक चाइना फोकस्ड फंड भी है। तो अब आप इस समय को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इज इट अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी? मतलब आप फ्यूचर ऑफ चाइना स्टॉक मार्केट कैसे देखते हैं इस समय?
So we do think of it as an opportunity. We realize कि पिछले एक साल से China has not performed. I would say जहाँ तक fund की बात है, fund you know holds uh, a lot of the crisis that is around real estate etc. in China. वहाँ fund का exposure नहीं है, तो ये मैं clarify करना चाहूँगी. I think every market goes through its structural up and downs. China में बहुत regulatory और government action रहा है. लेकिन जहाँ हम अपनी टीम से बात करते हैं और हमारा पार्टनर यहाँ जेपी मॉर्गन है, उनकी टीम है चाइना में, ऑन द ग्राउंड. These reforms are not something that will affect the structural direction of most of these companies. और दूसरा अगर आप देखें आज के दौर में चाइनीज मार्केट की valuations actually are at almost 2008 levels, which is why we actually think of this as an opportunity, at least for new investors looking at China, because इन द लॉन्ग टर्म अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तो इंडिया एंड चाइना ही सबसे बड़े हैं. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को इतना पैनिक नहीं करना चाहिए. जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करते हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हैं. कुछ पीरियड्स होते हैं जब चाइना जैसा मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है जहां इंडिया ने नहीं किया होता, वो भी पीरियड हमने कुछ साल पहले देखा है. और कुछ उल्टे पीरियड्स होते हैं, तो हर मार्केट हर टाइम पे परफॉर्म नहीं करेगा. एक पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट्स होने चाहिए. दैट इज व्हाई वी हैव डेट इक्विटी गोल्ड इन अ पोर्टफोलियो. दैट इज व्हाई वी हैव यूएस इंडिया एंड चाइना इन अ पोर्टफोलियो एज वेल. इसी थॉट पे एक बात है कि जैसे यूएस के मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इवन एक एक्सपर्ट हमारे शो पे भी आए थे, उन्होंने भी यही बात बोली कि कोई बहुत ज़्यादा इनमें ना डाइवर्सिटी नहीं है. अगर यूएस और इंडियन मार्केट को देखें तो वो हैंड इन हैंड ही चलते हैं. कोई बहुत ज़्यादा आप उसको डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन मैंने देखा है कि क्रेज तो आया है कि हमें यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है. एक वो वेव तो आई है कि हमें करना है. तो आपको क्या लगता है, मतलब ये हमारे डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस सॉल्व कर पाएगा यूएस इन्वेस्टिंग या नहीं कर पाएगा? It does. I don't agree. See, all markets finally move in some, they are not uncorrelated. Okay. So it is not, if all economies in the world are doing badly, trade is finally global. So there is a linkage that I will not disagree with. But there are many periods where US does well and India does not do well, vice versa. And you have to remember there are a lot of sectors in India जहाँ कंपनीज लिस्टेड नहीं है लेकिन यूएस में है. फॉर इंस्टेंस अ लॉट ऑफ योर टेक्नोलॉजी, आप स्ट्रीमिंग देखिए, सब अमेजोन, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा है. ये जो पूरा कंटेंट्स का स्पेस है कि यूएस में लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है. पेमेंट्स का स्पेस, आई थिंक विद द एक्सेप्शन ऑफ वन कंपनी इन इंडिया, ज्यादातर यूएस में प्रेजेंट है. हेल्थ केयर रिसर्च का स्पेस यूएस में प्रेजेंट है, इंडिया में बहुत लिस्टेड नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं मार्केट के जो यूएस इकोनॉमी में लिस्टेड एक्सपोजर मिल सकता है, इंडिया में नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिया अभी भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है. हमारी सबसे लार्जेस्ट एक्सचेंज अभी तक लिस्टेड नहीं है. तो लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया इन द यूएस इन लिस्टेड फॉर्म आर स्टिल नॉट प्रेजेंट इन इंडिया. तो आप वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. वी रन अ यूएस टेक फंड फॉर इंस्टेंस, उसमें जो ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज हैं लिस्टेड स्पेस में वो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं है. इंडिया में टेक्नोलॉजी इज लार्जली आईटी सर्विसेज. आप इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनीज के बारे में बात करते हैं. यूएस में इट इज वेरी डिफरेंट. सिमिलरली वी रन इन इंडो यूएस हेल्थ केयर फंड. द रीजन फॉर दैट इज ऑल्सो फॉर द सेम रीजन कि इंडिया में ज्यादातर जेनेरिक्स कंपनीज लिस्टेड हैं. यूएस में जो सॉर्ट ऑफ कटिंग एज रिसर्च कंपनीज हैं वो भी लिस्टेड है. मतलब बात यह है कि आपको कुछ ऐसी कंपनीज है जिस पे आप इंडिया में बैठ के या इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आप यूएस की तरफ जा सकते हैं. बिल्कुल राइट राइट. एक इंटरव्यू में हमारी रिसर्च टीम ने आपका एक कोट निकाला है दैट यू सेड दैट इन लार्ज कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज गुड बट इन मिड कैप इट इज नॉट. पहले तो बताइए ये कोट सही है? I don't know इस किस context में लिया है, but broadly thesis is directionally correct. It's not exactly correct. In large caps, it is harder for traditional fund management to make money because the companies are fundamentally सब है. Yes. HDFC Bank is covered by more analysts today than JP Morgan. Okay, so it is very well covered. Mid caps में अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो आउट परफॉर्मेंस है उसकी गुंजाइश काफी ज्यादा है और ये हम डेटा में भी देखते हैं. तो ये ब्रॉडली स्टेटमेंट करेक्ट है. आई वुड स्टिल से वन थिंग, आई वुड वांट टू ऐड टू दिस स्टेटमेंट वन थिंग, कि ये आजकल एक जैसे वर्क लाइफ बैलेंस चला है ना, पैसिव वर्सेस एक्टिव का बहुत डिबेट चला हुआ है. एंड आई थिंक ये डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप दोनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं. आप जैसे क्या कर सकते हैं, आप एक लार्ज एंड मिड कैप
इंडेक्स फंड होल्ड कर सकते हैं अपने लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए, और एक्टिवली मैनेज्ड आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में होल्ड कर सकते हैं। ये आइदर और का कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। एंड आई थिंक जो लोग पैसिव इन्वेस्टिंग चुनते हैं, और हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पैसिव प्लेयर्स इन द कंट्री, वो ज्यादातर ये अल्फा के उसमें नहीं वो करते, वो सिंप्लिसिटी के लिए चुनते हैं कि मुझे ये नहीं चूज करना पड़े कि कौन सा म्यूचुअल फंड, एडलवाइज या किसी और का। तो वो सिंप्लिसिटी के कारण पैसिव इन्वेस्टिंग चूज करते हैं। तो दोनों साथ में साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल मार्केट से हट के म्यूचुअल फंड के ऊपर ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की है। सो व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ स्कीम्स एन एवरेज पर्सन शुड इन्वेस्ट इन? आपने बताया एक इंडेक्स फंड हो गया, फिर आपने बताया कि एक्टिव इक्विटी फंड्स के अंदर भी रहिए, और आई थिंक मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि लार्ज कैप में तो इंडेक्स फंड सही प्ले करेगा, लेकिन मिड कैप में गुंजाइश, जो आपने वर्ड बोला, वो थोड़ा सा ज्यादा है, चांसेस ऑफ गेटिंग अल्फा जिसे हम बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा वहां पे ज्यादा है। तो आप वैसे नंबर ऑफ स्कीम्स के बारे में क्या थॉट रखते हैं कि इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड करेंगे, कितनी स्कीम्स उसने रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? एक तो आजकल इन्वेस्टर्स के साथ पास बहुत स्कीम्स है। यू हैव टू कट डाउन द नंबर ऑफ स्कीम्स, नहीं तो आप पूरा मार्केट होल्ड करेंगे और आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बट आई सजेस्ट, आई गिव यू अ सिंपल फ्रेमवर्क। आप चार मेन कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर लीजिए म्यूचुअल फंड्स की। एक लार्ज कैप का एक्सपोजर, एक मिड कैप का एक्सपोजर, एक इंटरनेशनल का एक्सपोजर, मे बी एक डेट का एक्सपोजर, और एक गोल्ड का एक्सपोजर। 5 कैटेगरी हो गई। उसमें आप 1 से 2 स्कीम होल्ड कर सकते हैं हर कैटेगरी में। तो 10 स्कीम हो गई, 8 से 10 आपकी स्कीम हो गई। ये मेरे हिसाब से आपका कोर पोर्टफोलियो है। आपकी जिंदगी का दाल चावल है, आपकी जिंदगी का घर का खाना है, और 80+ % ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी हियर। अब उस 20% में, बाकी में आपको स्पेक्युलेट करना है, आपको थीमेटिक कुछ आइडिया एक्सप्लोर करना है, आपको कुछ आईपीओ का करना है, वो आप कर लीजिए, लेकिन वो बाहर का खाना है, और वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। नहीं तो तबीयत खराब होगी। राइट मैम, गोल्ड की आपने बात करी, तो गोल्ड हम लोग देखते हैं जनरली स्पीकिंग, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा शूट अप होते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में गोल्ड ने कोई बहुत बड़ी ऐसी मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो क्या गोल्ड की वो जो चमक है अब वो खत्म हो रही है? क्या आप गोल्ड को हम एज अ वॉर इन्वेस्टिंग क्लास यूज करना बंद कर दें, या वॉर में उसका प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा, वो स्टेबलाइज हो चुका है? हाँ जी। So I think this is a period when, of course, the volatility because of geopolitics was still small, but inflation has been sort of raging, and people have been saying कि gold price बढ़ा क्यों नहीं है? One is, if you see, एक कुछ होता है inflation adjusted price of gold, वो अभी भी काफी elevated level पे है। दूसरा जो बड़ी बात है कि what has kept gold moderate is the fact कि हम एक rising interest rate scenario में है। So rising interest rate scenario में generally gold is not a preferred investment, and Fed has been saying कि भाई ये rate hike चलती रहेंगी जब तक inflation वो होता है। दूसरी ये बात है कि करेंसी यूएस डॉलर भी काफी स्ट्रेंथन हुआ है, और गोल्ड डॉलर में कोट हो रहा है। So that is why gold prices have been moderate. Actually, if you look at rupee gold, it has done reasonably okay. मतलब जैसे जैसे हमारे गोल्ड प्राइस धीरे मतलब आने वाले फ्यूचर में स्टेबलाइज हो सकते हैं, जब हमारे इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन आप बोल रहे हैं कम होगी, राइट? राइट मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है फाइनेंशियल फ्रीडम में जो आता है, उसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स, राइट? और आपने बोला है कि इमरजेंसी फंड्स जो है या कंटीजेंसीज के लिए जो है वो पैसा आप आर्बिट्राज फंड में या फिर लिक्विड फंड में रखिए रादर देन एफडीज में। तो मतलब मुझे कुछ आइडियाज हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस चीज की एडवोकेसी क्यों की है कि आर्बिट्राज और लिक्विड फंड में रखिए रादर देन एफडीज? See, emergency fund has to be something that is accessible at all times. FD has a breakage cost outside of its tax inefficiently. See, so liquid is a very easy place to park it. आप आज डालो कल निकालो, बहुत easy है। FD में एक breakage cost होती है। Arbitrage fund बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं जरा सा समझाऊंगी। It is a equity fund in taxation. तो इसकी टैक्सेशन, और आप तो सीए लोगों को पढ़ाते हैं, 1 साल के बाद 10% हो जाती है। और इसका रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल शॉर्ट टर्म डेट फंड जैसा है। तो अगर आपके पास 3 महीने से लेके प्लस पैसा है, खासकर 1 से 3 साल का पैसा, तो आपको डेट वाला रिटर्न मिलेगा, लेकिन टैक्सेशन आपको इक्विटी वाली मिलेगी 10%। तो ये एफडी से कई ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। तो जिन लोगों को समझ है, मैं बहुत 3 महीने के नीचे का पैसा लिक्विड में रखूंगी, उसके ऊपर का पैसा आमतौर से मैं कहती हूँ आर्बिट्राज फंड में। राइट मैं तो आर्बिट्राज फंड का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब जो आपने बात बताई उसमें 1 लाख तक की एग्जामिशन भी मिल जाएगी और उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। इवन अगर शॉर्ट टर्म भी बन जाता है तो मैक्सिमम 15% का टैक्स जाता है। एंड जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं
उनको तो मैम सरचार्ज जो है ना वो सबसे ज्यादा दुख देता है, जब 37% का सरचार्ज लगता है, एंड दैट टू इज लिमिटेड ऑन आर्बिट्राज फंड की जब टैक्सेशन आती है तो उस पर भी वो आई थिंक 15-20% के आसपास लिमिटेड है। मेरा एक सवाल है कि आर्बिट्राज फंड में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी लोग भी अपने इमरजेंसी फंड, जैसा कि आपने बताया 3 महीने से ज्यादा का उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आजकल मैंने ऐसा देखा है कि आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स बहुत कम हो गए। सो मैंने स्टार्टेड इन्वेस्टिंग तब शायद वो 6-7% का रिटर्न भी देता था, बड़ी खुशी होती थी कि 6-7% का रिटर्न है, 10% का टैक्सेशन है, एंड यू नो वी आर वेरी हैप्पी कि एफडी से हमने बहुत पैसा बचा लिया है। बट अब वो 4-5% पे आ गया एंड इवन शायद बिलो दैट भी चला गया है, तो इसके क्या रीजंस हैं और क्या फ्यूचर में आपको लगता है इसके कुछ रिटर्न सुधर सकते हैं? I'll tell you what happens in arbitrage funds. Just as the name suggests, na, when arbitrage fund returns are very high versus traditional on a post-tax basis, a lot of money comes into the arbitrage category. And then arbitrage returns go down, which is what you are experiencing. Then money comes out of the arbitrage category and arbitrage returns normalize. I have been investing in arbitrage since 2014. In the long term, आपको दिखेगा अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक रहे तो फुल टैक्स प्रोडक्ट से 80 आई मीन अबाउट 1% बेटर रहता है आर्बिट्राज का फंड। व्हाट आई वुड एनकरेज पीपल नॉट टू डू इज टू टाइम दिस के अच्छा 2 महीने कम हुए फिर 3 महीने ज्यादा हुए। इंस्टीट्यूशन हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आपको ये सप्लाई डिमांड का चक्कर चलता रहेगा। ओवर टाइम हाउएवर दिस नॉर्मलाइजेस, अभी भी 1% का डेल्टा रहता है। राइट, मतलब अभी हमें समय लगेगा इसके वो 6-7% वाले रिटर्न देखने में। हाँ, बट लॉन्ग टर्म में आर्बिट्राज फंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही चलता है। राइट, राइट, ओके मैम, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। तो आपने मैम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे, फ्रॉम गोइंग थ्रू अ ब्रोकन नेक व्हेन यू वर बोर्न टू कॉन्टेम्पलेटिंग सुसाइड व्हेन यू वर 20। तो कैसे आपने इन चैलेंजेस को हैंडल किया? क्या की प्रिंसिपल्स रहे जो आपके पास पर्सनल चैलेंजेस थे, आपने उनको कैसे हैंडल किया? क्या की प्रिंसिपल्स हैं और कैसे वो यंगस्टर्स जिनके पास सिमिलर और डिफरेंट काइंड के चैलेंजेस हैं अपनी लाइफ में और वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहे, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? सो आई थिंक चैलेंजेस, पहली बात तो मैं कहूंगी मेरे भी हैं, सबके भी हैं, आपके भी होंगे। तो पहले तो मैंने कहीं एक अच्छी लाइन सुनी थी कि ये मत सोचिए सिर्फ आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है और दूसरे की बहुत आसान है। आप अपनी लाइफ का बैक स्टेज देखते हैं और औरों की लाइफ की पर्दे की आगे की कहानी देखते हैं। उन दोनों को मत कंपेयर करिए। चैलेंजेस सबके लाइफ में होते हैं। डोंट कंपेयर समवन एल्सेस फ्रंट स्टेज टू योर बैक स्टेज, बिकॉज ऑल ऑफ अस बैक स्टेज एवरीबडी इज हैविंग अ हार्ड टाइम। Second, it's I think I believe in talking, reaching out, and getting support, whether it is of your friends, your family, your loved ones. One of the reasons कि मैं इतनी बातें करती हूँ अपने experiences के बारे में is कि conversation open होनी चाहिए हम। And third, you should realize that ये जो comparison का भूत young age में होता है ना, that is the source of most प्रॉब्लम्स। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो मैं अपनी किताब में लिखती हूँ शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। आपका कंपैरिजन खुद से है। वंस यू सेट योरसेल्फ फ्री, एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिकनेस, अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, so don't take that so seriously in this thread of comparison. And once you start doing these things, you will build resilience. Right, the ability to bounce back as soon as possible. The ability to bounce back is essential because what happened, rejection, failure, bad times, all of this happens to all of us. I think life is really about coming back, but really I would tell you, मेरे से लोग पूछते हैं कि आपकी सीईओ की लाइफ है, टीवी पे आती हैं तो यू लुक सो पुट टुगेदर एंड आई सेड आपको वो दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि शो के आधे घंटे पहले क्या होता है या शो के आधे घंटे बाद क्या स्ट्रेस होता है। राइट, जैसे अभी शो में भी कुछ स्ट्रेस हो रहा था वीडियोस को लेके। करेक्ट। राइट, राइट मैम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने अपनी बुक में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है कि हाउ वन कैन मल्टीप्लाई चांसेस ऑफ देयर सक्सेस। आपने इस पे काफी डिटेल में बल्कि डिस्कशन करी है, तो अगर आप अभी इस शो पे शॉर्ट में बताना चाहें कि हाउ वन कैन मल्टीप्लाई देयर चांस ऑफ सक्सेस, तो वो कैसे आप बताएंगे, क्या थॉट्स आप बताएंगे प्लीज? I think a few things I would summarize from the book. One is, as we said, build resilience to bounce back from rejection. That is one. Two is, I think, take risks in life. And I know कि हाँ young people सुन रहे हैं. And this is in India to create, to pursue opportunities, to take some risks in life and to take risks and not flip, to take risks and keep going. SIP शुरू करो, equity में निवेश करो, लेकिन चलते रहो, जब गिरे तो चलते रहो. So I think second is to take risks, and
third, I think, is to really be adaptable. This is also a changing India. So I think the biggest asset a young person has is their ability to connect, their ability to adapt, their ability to change. I think these are 2, 3 very, very important success drivers. And the last one I would say is a deep understanding of self. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस, क्योंकि आजकल हम सबसे तो मिलजुल रहे हैं और अपने आप से ही नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे से, तो अपने साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधिका मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने पर्सनली, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, एंड इन्वेस्टिंग के लिए भी और पर्सनल लाइफ के लिए भी। एंड आई होप मैं इन इंस्पिरेशंस को जो मैंने अभी आज ली हैं आपसे, उनको मैं लाइफ में अप्लाई करूँ और आगे बढ़ूँ, और हमारे सारे जो व्यूवर्स हैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी ऐसा ही करेंगे, और आपको हम चाहेंगे कि दोबारा आप जल्दी हमारे शो पे आएँ और दोबारा से बहुत सारी बातें हमें सिखाएं। थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. It was lovely. तो हमेशा की तरह ये एपिसोड भी रहा बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं इस एपिसोड से। अब हम करने वाले हैं वही जो हम हर एपिसोड में करते हैं, समरी तैयार करेंगे आपके लिए, ताकि आप लोग जो भी सीखते हैं उसको अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। सबसे पहले हमने बात करी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, और उसमें भी हमने बात करी कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप बताया गया कि होता है सेविंग। अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। अपने इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को यूज करने चाहिए आर्बिट्राज फंड या फिर डेट फंड्स रादर देन एफडीज। राधिका मैम बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफी बुलिश है और उन्होंने बताया कि इस सेक्टर के स्टॉक्स को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप लोगों को लोन बुक पे ध्यान रखना है, रिस्क पे ध्यान रखना है, एनपीएस पे ध्यान रखना है, और साथ साथ आपके जो इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चर्चा हमने करी थी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और अगर आप किसी और कंट्री के स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हमने बात की थी चाइना की, क्योंकि चाइना में भी बहुत ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशंस जो है वो मिल रही हैं। तो अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो दूसरी कंट्रीज को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं। एज फार एज म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न, आपको बहुत ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 4 से 5 अलग अलग कैटेगरी की अगर स्कीम्स रखते हैं अपने पास तो मोर देन सफिशिएंट है। टुवर्ड्स द एंड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, और वो ये कि आप लोगों को कभी भी अपने स्ट्रगल्स को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी के अपने स्ट्रगल्स हैं, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं यू शुड आस्क फॉर हेल्प, और आपको जल्दी से जल्दी जो है वो बाउंस बैक करना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया। अब आप जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप नेक्स्ट एपिसोड में किसको देखना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से मार्केट की बात के नेक्स्ट एपिसोड में। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद, और हम मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.